आइए आज हम बात करते हैं प्रेगनेंसी की। तो देखिए यहाँ प्रेगनेंसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, शॉर्ट में दी गई हैं और हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए और यहाँ पे हल्का फुल्का डिटेल की जरूरत पड़ेगी तो वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रेगनेंसी शुरू कहाँ से होती है, तो फर्टिलाइजेशन से प्रेगनेंसी शुरू होती है, ठीक है। तो देखिए जब ओवम रिलीज होता है 14 डे ऑफ द साइकिल में, तो देखिए मोस्टली आके ये एम्पुला में रुकता है और एम्पुला में ही इधर से स्पर्म आता है और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जिसको हम कंसेप्शन बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली अकर इन अपर एंड ऑफ फिलिपियन ट्यूब। तो देखिए अपर एंड ऑफ द फिलिपियन ट्यूब देखिए ये जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है और इसी को हम एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि एम्पुला में देखने को मिलता है और फॉलोड बाय इस्थमस। इस्थमस में भी आपको कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। इस वजह से मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो लोकेशन है ये इस्थमस ही होती है। तो सबसे ज्यादा हमको एम्पुला में ही देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन साइट हमारी ये है, ठीक। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखिए फर्टिलाइजेशन की डेट बताई गई कि अकर्स विद इन 1 डे ऑफ ओवुलेशन। देखिए ओवुलेशन हुआ ना, ओवुलेशन के बाद ये सिर्फ 12 से 24 घंटे की जो वायबिलिटी होती है ना इस ओवम की, ठीक है। तो इस ओवम की वायबिलिटी सिर्फ 12 से 24 घंटे की होती है, इस बीच में इसको फर्टिलाइज होना जरूरी है, ठीक है। तो यही है अकर्स विद इन 1 डे ऑफ ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के 24 आवर में ही हमको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद नहीं देखने को मिलता है। और उसको फिर देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम बताएं कि अब ये जो होता है जाइगोट बन जाता है, जाइगोट 2 सेल स्टेट होती है, फिर उसके बाद 4 सेल, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं 16 सेल तक, इसको मोरुला बोलते हैं और ये मोरुला आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम में एंटर कर जाता है और ये एंडोमेट्रियम में एंटर करता है 3rd to 4th डे, ठीक है। तो 3rd to 4th डे एंडोमेट्रियम में एंटर कर जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिखते चल रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए फर्टिलाइजेशन फर्स्ट डे हुआ और फर्स्ट डे के बाद फिर 3rd to 4th डे जो होता है ये एंडोमेट्रियम में एंटर कर जाता है, हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद फिर देखिए जब एंडोमेट्रियम में एंटर कर गया ना ये मोरुला, अब यहाँ पे इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, एक इनर सेल मास बनता है, एक आउटर सेल मास बनता है, ठीक है। तो इनर सेल मास, आउटर सेल मास, इनर सेल मास ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है और आउटर सेल मास ये जो होता है ये ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, ट्रोफोब्लास्ट, और यही जो होता है प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो ये हमको जब देखने को मिलता है तो इस मोरुला को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए फर्स्ट डे फर्टिलाइजेशन, तीसरे और चौथे दिन हमको ये एंडोमेट्रियम में एंट्री इसकी दिखाई दी और फिर उसके बाद फिर देखिए क्या होगा कि इम्प्लांटेशन इन द यूट्राइन वॉल अकर 6 डेज। तो 6 डे जो होता है ना, ये जो यहाँ पे मोरुला आया था, जो ब्लास्टोसिस्ट बना, इसका यूट्राइन वॉल में हमको इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। तो इम्प्लांटेशन हमको 6 डे देखने को मिलता है, ठीक है। और विंडो पीरियड की बात करें तो ये 6 to 10 डे, ठीक है। तो 6 to 10 डे हमको इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। तो इम्प्लांटेशन 6 to 10 डेज हमारा ऑप्शन होगा और मोर एक्यूरेट हमारा 6 वाला होता है। तो इम्प्लांटेशन हमको देखने को मिल गया और उसके बाद फिर देखिए क्या बताया गया कि सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट सीक्रेट HCG। अभी ये देखिए हम बताए थे ना कि इनर सेल मास बनेगा और आउटर सेल मास बनता है। आउटर सेल मास जो होता है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आउटर सेल मास में 2 लेयर होती है, अंदर वाली और बाहर वाली। तो बाहर वाली सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट होती है और यही HCG का फॉर्मेशन करती है। देखिए यहाँ पे दिखा है, ये देखिए आउटर सेल मास जो है ना, ये देखिए यहाँ पे हमको सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट देखने को मिलेगा और यही HCG का फॉर्मेशन करेंगे। और अब ये HCG देखिए हमारी ब्लड में कब होगा, विच इज डिटेक्टेबल इन ब्लड 1 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये HCG जो ब्लड में आया ना, ये 1 हफ्ते बाद ब्लड में डिटेक्ट हो जाता है। तो ये सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट HCG का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये 1 हफ्ते बाद हमको ब्लड में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 1 वीक हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको HCG सीरम में देखने को मिलता है और उसके बाद फिर देखिए ये HCG यूरिन में 2 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के 2 वीक बाद ये HCG हमको यूरिन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 वीक यानी 2 हफ्ते बाद ये हमको यूरिन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये यूरिन में हमको 2 हफ्ते बाद HCG देखने को मिलेगा। देखिए इंपॉर्टेंट टाइमलाइन लेकर चल रहे हैं। और उसके बाद फिर देखिए क्या है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल एज, अच्छा हाँ यहाँ तक कंप्लीट हो गया ना कि फर्स्ट डे हमको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा और फर्टिलाइजेशन के तीसरे या चौथे दिन ये एंडोमेट्रियम में एंटर कर जाएगा और 6 to 10 डे इसका इम्प्लांटेशन देखने को मिलेगा। और देखिए पहले हफ्ते में ही हमको सीरम में ये HCG जो है, जो सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट से सिक्रीशन फॉर्मेशन हो रहा था, ये सीरम में हमको देखने को मिल जाएगा पहले हफ्ते में ही, और जबकि दूसरे हफ्ते में हमको यूरिन में HCG देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम इंपॉर्टेंट टाइमलाइन बता दिए। अब देखिए इसको हम यहाँ से रिलेट करेंगे ताकि हमारे लिए समझना और आसान हो। अब देखिए और क्या बताया गया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल एज और गेस्टेशनल एज, 2 तरह की एज होती है। देखिए हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो एम्ब्रियोनिक या डेवलपमेंटल एज क्या होती है, टाइम सिंस फर्टिलाइजेशन यूज्ड इन एम्ब्रियोलॉजी। तो देखिए हम जो बात करके आए ना, ये सारी हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल एज की बात की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन से लेकर हम बात करते हैं। देखिए फर्टिलाइजेशन फर्स्ट डे हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन के 3rd 4th डे हमको एंडोमेट्रियम में एंट्री देखने को मिलती है, 6 to 10 डे हमको इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है और 1 हफ्ते में ही फर्टिलाइजेशन के बाद हमको सीरम में HCG देखने को मिल जाता है और 2 हफ्ते बाद फर्टिलाइजेशन के हमको यूरिन में HCG देखने को मिल जाता है। तो ये हम जो अभी तक बात किए ये हम एम्ब्रियोनिक या डेवलपमेंटल एज के एस्पेक्ट से बात किए, क्योंकि हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से टाइम जोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये एम्ब्रियोलॉजी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंटल एज ये एम्ब्रियोलॉजी में इस्तेमाल होता है, जबकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखिए कौन सी एज यूज होती है, तो यहाँ पे हम गेस्टेशनल एज का इस्तेमाल करते हैं। अब ये गेस्टेशनल एज क्या है, तो देखिए
टाइम सिंस फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से जो टाइम होता है उसी को हम बोलते हैं गेस्टेशनल एज, यानी LMP, जिसको हम लास्ट मिस्ड पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट मिस्ड पीरियड या लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड यानी जो लास्ट पीरियड आई थी उसके बाद। जैसे देखिए पीरियड आती है, ठीक है, पीरियड आई, पीरियड आने के बाद देखिए ब्लीडिंग शुरू हुई, 4 दिन ब्लीडिंग हुई, उसके बाद ब्लीडिंग रुक गई, फिर 14वें दिन हमको ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। और ओव्यूलेशन के देखिए 24 घंटे के अंदर, ठीक है, हमको फर्टिलाइजेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन देखने को मिला। फिर अभी तक हम एम्ब्रियोनिक जो बात कर रहे थे, ये देखिए 14 दिन की बात की बात कर रहे थे, यहाँ से हम जोड़ रहे थे, ठीक है, आगे। लेकिन जब हम गेस्टेशनल एज की बात करेंगे तो लगभग इसमें क्या होता है कि 14 दिन और जुड़ जाता है। ठीक है, तो गेस्टेशनल एज में 14 दिन जुड़ जाता है और इस तरीके से हम बात करते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको अगर हम गेस्टेशनल एज की फॉर्म में लिखें तो ये देखिए एंडोमेट्रियल कैविटी में एंटर कब करेगा, तो इसमें से 3 और 4 को हम लगभग जोड़ देंगे तो देखिए 14 + 4 = लगभग 18। ठीक है, तो 18वें दिन जो है गेस्टेशनल एज के हिसाब से ये एंडोमेट्रियल कैविटी में एंटर करेगा। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 6 और 14 को जोड़ देंगे तो लगभग 20वें दिन हमको इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। और इसकी विंडो पीरियड की बात करेंगे तो देखिए 20 से 24 आप जोड़ देंगे 14 दिन, सेम यही चीज निकल जाएगा। तो ये हम गेस्टेशनल एज की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हम सीरम में HCG के डिटेक्शन की बात करें तो देखिए 1 वीक ये और 2 वीक पिछला। ठीक है, तो यानी 3 वीक पे गेस्टेशनल एज के हिसाब से हमको सीरम में HCG देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 2 वीक और 2 पिछला यानी 4 वीक पे जो है हमको यूरिन में HCG देखने को मिलेगा। तो ये गेस्टेशनल एज, इसी को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बता दिए। और देखिए इसी गेस्टेशनल एज का इस्तेमाल करके ना हम EDD निकालते हैं। ठीक है, तो एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट भी हम इसी गेस्टेशनल एज का इस्तेमाल करके निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे हम निगलेस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और निगलेस फार्मूला में हम क्या करते हैं कि पहले 7 दिन जोड़ देते हैं, 7 डेज प्लस यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 9 मंथ। ठीक है, तो 7 डेज प्लस 9 मंथ जोड़ देते हैं, हमारा गेस्टेशनल एज निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फीमेल है, उसकी LMP 26 फेब है। ठीक है, 26 फेब है, तो यहाँ पे हम जब जोड़ेंगे तो देखिए 26 जोड़ेंगे 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे लीप ईयर नहीं मान रहे हैं, नॉर्मल ईयर मान रहे हैं। ये मान लो 2025 है, तो देखिए ये 5 जो है 5 मार्च अभी पहुंचा। और 5 मार्च में हम जब 9 महीने और जोड़ेंगे तो देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो देखिए यहाँ पे ये 5 दिसंबर इसकी EDD होगी। ठीक है, तो EDD में भी हम इसी गेस्टेशनल एज का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम बता दिए इसका, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनिक एज और गेस्टेशनल एज में हम फर्क बता दिए। एम्ब्रियोनिक एज सिर्फ हम एम्ब्रियोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, हमको इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, हम ज़्यादा ये गेस्टेशनल एज का इस्तेमाल करते हैं और इसी के जरिए हम सारी चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो ये हम इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो बता दिए। और उसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रेविडा और पेरिटी की। तो देखिए ग्रेविडा और पेरिटी क्या आती है, तो ग्रेविडा हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, जितनी भी प्रेगनेंसी होंगी ना उसको हम ग्रेविडा कंसिडर करेंगे। जैसे एक फीमेल है वो 5 बार प्रेग्नेंट हुई तो उसका ग्रेविडा जो होगा वो 5 हो जाएगा। अभी हम और आगे इसमें और बताते हैं। और पैरा क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज दैट रिजल्टेड इन लाइव बर्थ, तो वो प्रेगनेंसी जिसमें हमको लाइव बर्थ देखने को मिले। ठीक है, ये होता है। और इसको या तो हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि वो प्रेगनेंसी जो पीरियड ऑफ द वायबिलिटी क्रॉस कर चुकी हो। और जैसे ये डेवलपिंग कंट्री में जो होती है ये लगभग 28 डेज होती है और डेवलप्ड कंट्री में 20 डेज है। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में ये 28 डेज होती है। इससे ज़्यादा अगर क्रॉस कर रही है तब इसको जो होता है हम पेरिटी में कंसीडर करते हैं। और ग्रेविडा और पेरिटी दोनों ना हम सिर्फ एक मानते हैं, अगर ट्विंस है ना तब भी हम एक ही मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बताते हैं, देखिए एग्जांपल के साथ। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो 34 वीक की प्रेग्नेंट है। ठीक है, 34 वीक की प्रेग्नेंट है और इसके पास 2 लिविंग चाइल्ड बर्थ है। ठीक है, ये ट्विंस है हमको। ठीक है, ये ट्विंस है और इसमें देखिए हमको एक एबॉर्शन देखने को मिला। अब एबॉर्शन भी देखने को मिला, 2 लाइव चाइल्ड हैं जो कि ट्विंस है और ये प्रेग्नेंट वुमेन है 34 वीक की। तो देखिए ग्रेविडा हम कैसे निकालेंगे, तो ग्रेविडा जितनी बार ये प्रेग्नेंट होगी इतना ग्रेविडा, एक बार ये प्रेग्नेंट हुई एक, और देखिए यहाँ पे 2 चाइल्ड है लेकिन ये देखिए ट्विंस है यानी एक ही बार का प्रेग्नेंट है, तो ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, यानी इसका जब हम जी निकालेंगे तो जी इसका 3 आएगा। ठीक है, तो ग्रेविडा 3 होगी। अब हम पेरिटी की बात करें तो देखिए पेरिटी हम बताए ना कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज रिजल्टेड इन लाइव बर्थ। तो लाइव बर्थ यहाँ पे या तो हम बात करें या तो क्रॉस पीरियड ऑफ वायबिलिटी। ठीक है, तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्रॉस की है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पीरियड ऑफ वायबिलिटी अगर हम मानते हैं तो ये करंट वाला कंसीडर नहीं करते हैं ज़्यादा, इसीलिए बेहतर होता है कि हम नंबर ऑफ लाइव बर्थ याद कर लें। ठीक है, पिछले में कितना हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये प्रेग्नेंट है, अब इसमें लाइव बर्थ नहीं देखने को मिला तो इसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से हमको 0 मिला। जबकि देखिए 2 लाइव चाइल्ड है लेकिन ये ट्विंस है, इस वजह से यहाँ पे हम बताया कि ये पेरिटी को हम एक ही कंसीडर करेंगे, तो ये एक हो गया। और देखिए एबॉर्शन, तो एबॉर्शन हो गया, इसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो ओवरऑल क्या हुआ इसका, सिर्फ ये जो ट्विंस की डिलीवरी है यही एक इसकी पेरिटी है, तो इसका P1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे बता दिए पूरा एग्जाम्पल के साथ। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे हम 2 टर्म और इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपैरा का और ग्रैंड पैरा का। मल्टीपैरा हम जब बोलते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रीवियस बर्थ हो जाए तो उसको मल्टीपैरा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रैंड पैरा जब बोलते हैं कि 5 या 5 से ज़्यादा प्रीवियस बर्थ हो जाए तो उसको हम ग्रैंड पैरा बोलते हैं। तो ये पूरा हम एग्जांपल के साथ बता दिए। अब यहाँ पे और देखिए क्या बताया गया कि प्लासेंटल हार्मोन सिक्रीशन जनरली इंक्रीज ओवर द
कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी बट HCG पीक एट 8 to 10 वीक ऑफ गेस्टेशन। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि जो प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है ना, ये प्लासेंटा पूरी प्रेगनेंसी ये हार्मोन का सिक्रेशन करते रहता है, ठीक है। तो हार्मोन का सिक्रेशन पूरी प्रेगनेंसी करता है और प्रेगनेंसी में जितना आप आगे जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ HCG के साथ क्या है कि HCG जो होता है ये 8 से 10 वीक पे पीक पे होता है, उसके बाद HCG कम होने लगता है। तो देखिए HCG ये देखिए दिखाया गया, ये देखिए 8 से 10 वीक पे देखिए HCG पीक पे चला गया, फिर उसके बाद देखिए HCG ये कम होने लगता है। जबकि यहाँ पे देखिए प्रेगनेंसी के जस्ट बाद ना प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज़्यादा होता है। क्यों प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज़्यादा होता है? क्योंकि ना प्रोजेस्टेरॉन ये रिलैक्सेंट होता है और एंडोमेट्रियम को ये रिलैक्स कराता है ताकि यहाँ पे अच्छे से जो है फीटस सर्वाइव कर जाए और यहाँ पे एबॉर्शन का चांस कम देखने को मिले। इस वजह से देखिए शुरू में प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा होता है और फिर उसके बाद देखिए सब धीरे धीरे सब ज़्यादा होते रहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन बाद में देखिए कम होता है और बाकी देखिए एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन और HPL ये ज़्यादा होता है। और HPL के बारे में हमको मालूम है कि ये जो होता है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कराता है, इसी वजह से हमको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस देखने को मिलता है और ये मोस्ट कॉमनली हमको 24 to 28 वीक में देखने को मिलता है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। और ये एस्ट्रोजन जो होता है ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह में रोल प्ले करता है और प्रोलैक्टिन ये देखिए ब्रेस्ट फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। लेकिन ये एस्ट्रोजन जो होता है, प्रोलैक्टिन के जो रिसेप्टर होते हैं ब्रेस्ट में, इसको इनहिबिट किया जाता है ताकि जो है प्रेगनेंसी के दौरान ही हमको लैक्टेशन ना देखने को मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बता दिए। और यहाँ पे देखिए ये लगभग 7 वीक तक मेन सोर्स ऑफ द हार्मोन जो होता है ये कार्पस ल्यूटियम होता है और उसके बाद फिर देखिए बीच में ट्रांजिशन आता है, उसके बाद फिर देखिए लगभग 10 वीक के बाद ये प्लासेंटा जो होता है मेन सोर्स ऑफ द हार्मोन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बता दी गई, ठीक। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बात कर लिए, शुरू से लेके हम आखिर तक यहाँ डिलीवरी तक हम पहुँचा दिए। और डिलीवरी के टाइम पे हमको मालूम है कि ये एस्ट्रोजन और ज़्यादा होता है और एस्ट्रोजन जो होता है ये प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर को और ज़्यादा इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये हम प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक की बात कर ली। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है एक बार फिर से हम रिकॉल करा दें। तो देखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है ये फर्स्ट डे में ही हमको देखने को मिलता है और इम्प्लांटेशन हमको 6 डे देखने को मिलता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और ये जाइगोट 3 to 4 डेज में यूट्राइन कैविटी में पहुंच जाता है, जबकि फर्टिलाइजेशन के 6 दिन बाद हमको जो है इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। और उसका फिर हम बताया कि HCG का लेवल ब्लड में फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद हम चेक कर सकते हैं, जबकि यूरिन में हम 2 हफ्ते बाद चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम 2 एज की बताया कि एम्ब्रियोलॉजिकल एज ये हम सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं और गेस्टेशनल एज इसका इस्तेमाल हम क्लिनिकली करते हैं। और ये जो अभी तक ये हम बात किए ये तीनों चीज़ें ये हम एम्ब्रियोलॉजिकल एज के हिसाब से बात किए और अगर इसी को हमको गेस्टेशनल एज में बात करना है तो लगभग हम 14 दिन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये गेस्टेशनल एज शुरू होती है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से, ठीक है। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या लास्ट मिस्ड पीरियड से ये शुरू होती है और इसी गेस्टेशनल एज के जरिए हम EDD का भी कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पे निगलिस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब हम निकालते हैं तो 7 days + 9 month हम करते हैं, ठीक है। तो 7 days जोड़ना हमारे लिए पहले जरूरी होता है। उसके बाद फिर हम ग्रेविडिटी और पेरिटी की बात किए तो ग्रेविडिटी हम बताया कि जितनी बार प्रेग्नेंट होगी उसको हम ग्रेविडा में कंसिडर करेंगे और पेरिटी हम बताया कि जो लाइव बर्थ होंगी उसको हम पेरिटी में कंसिडर करेंगे, ठीक है। और पेरिटी में हम उस फीटस को भी कंसीडर करते हैं जो पीरियड ऑफ द वाइबिलिटी को क्रॉस कर चुका हो, यानी 28 वीक को क्रॉस कर चुका हो। और यहाँ पे ख्याल रखना है कि जो करंट वाला है उसको नहीं जोड़ना है, तो इसको या तो हम इस तरह से करें या तो इस तरह से करें, जो हमको आसान लगे, ठीक है। दोनों में हल्का सा फर्क होता है, वहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं।